20,000 लोग सिर्फ 24 घंटे में मारे जाते हैं। अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर का कंक्रीट फटने लगा और फिर एक सफेद जहरीली गैस चिमनी से होती हुई खुले आसमान में निकल गई और पूरे भोपाल शहर में फैलने लगी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर के बिल्कुल पास एक ऐसा केमिकल स्टोर है जो उन्हें एक रात में खत्म कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा और 11 बजते बजते वर्कर्स की आंखें जलने लगी। रात के 12 से लेकर 3 बजे तक पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन चुका था। तीन दिसंबर 1984 भोपाल। रात के 12 बजे सब लोग अपने घर में बिना किसी चिंता के सोए हुए हैं। गलियों में सन्नाटा है, हवा बिल्कुल शांत है और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। लोग खांसी से उठ जाते हैं, आंखें जल रही हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सड़कों पे अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे चीख रहे हैं, कोई अपने घर से भाग रहा है, कोई जमीन पे गिर रहा है और कोई कभी दोबारा उठ ही नहीं पाता। और सिर्फ कुछ ही घंटों में 15,000 से ज्यादा लोग मार जाते हैं। पूरा शहर मौत के धुएं में डूब जाता है। ये है 3 दिसंबर 1984 की वो रात जब भोपाल ने दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सामना किया था। आज की इस वीडियो में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। 1969 भोपाल मध्य प्रदेश। यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने यहाँ एक फैक्ट्री लगाई सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाने के लिए। इंडिया की ग्रोइंग एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट था। भले ही आप यूनियन कार्बाइड का नाम नहीं जानते होंगे लेकिन उनके प्रोडक्ट्स को जरूर जानते होंगे, जैसे एवरेडिस बैटरीज, बेकलाइट, ये सब उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में ये यूसीआईए यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से चली। इसमें 50.9% हिस्सा अमेरिकन पेरेंट कंपनी का था और बाकी 49.1% इंडियन इन्वेस्टर्स का था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स भी शामिल थे। मतलब इस कंपनी में इंडिया की अपनी सरकार का भी पैसा था। सेविन बनाने के लिए केमिकल चाहिए था, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, जो इतना खतरनाक था कि अगर थोड़ा सा भी लीक हो जाए तो बहुत डेडली साबित होता था। पहले ये बाहर से इंपोर्ट होता था जो कि सेफ था, लेकिन 1979 में गवर्नमेंट ने कंपनी को परमिशन दे दी इसको यहीं बनाने की और स्टोर करने की। 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स लगे, टैंक E610, E611 और E619, शहर के एकदम बीचों बीच लोगों के घरों के बिल्कुल पास। ये पहली गलती थी लेकिन इकलौती नहीं। 1980 के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सेविन की बिक्री गिरने लगी, मार्केट में कंपटीटर्स आ गए और बहुत सारे सस्ते अल्टरनेटिव्स भी आ गए और यूनियन कार्बाइड घाटे में आ गए। और उसने भी वही किया जो कोई भी कंपनी करती है घाटे में आने के बाद, कॉस्ट कटिंग। वर्कर्स कम किए, अंडर क्वालिफाइड लोगों को रखा, सेफ्टी इक्विपमेंट्स खराब होने के बावजूद भी उन्हें ठीक नहीं करवाया गया, खराब पाइप्स को रिप्लेस नहीं करवाया। और तो और जून 1984 में कंपनी ने MIC टैंक्स की रेफ्रिजरेशन यूनिट को बंद करवा दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बंद करने से $37 पर डे बचते थे। अब सोच के देखो, एक दिन के $37 बचाने के लिए इतने खतरनाक केमिकल का रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद करवा दिया। फिर आता है साल 1981। दिसंबर के महीने में एक वर्कर मोहम्मद अशरफ नाम का फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए मारा जाता है फॉस्जीन गैस के इनहेल करने से, लेकिन कंपनी ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। फैक्ट्री वैसे ही चलती रही। मोहम्मद अशरफ का एक दोस्त था राजकुमार केसवनी, जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट थे और भोपाल के ही रहने वाले थे। अशरफ ने मरने से पहले केसवनी से कहा था कि यार इस फैक्ट्री में कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। और अशरफ की डेथ के बाद केसवनी ने इस केस को बहुत क्लोजली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। 9 महीनों तक रिसर्च की। 2 फायर वर्कर्स से मिले जिन्हें प्रोटेस्ट करने की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और इन्होंने केसवनी को कई सारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और इंटरनल मैनुअल्स दिए। केसवनी केमिस्ट्री नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने एक जगह पढ़ा कि MIC फॉस्जीन गैस में ब्रेक डाउन होती है और फॉस्जीन वही गैस थी जो नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में गैस चेम्बर्स में यूज की थी। एक जर्नलिस्ट जो केमिकल्स को नहीं जानता था, उसने सिर्फ 2 लाइंस पढ़ के ये समझ लिया कि भोपाल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा है। सितंबर 1982 में केसवनी ने अपना पहला आर्टिकल लिखा एक हिंदी वीकली न्यूज़पेपर में। उसकी हेडलाइन थी बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। फिर दूसरा लिखा भोपाल ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है। फिर तीसरा अगर नहीं समझे तो मिट जाओगे। 1982 से लेकर 1984 तक वो बार बार इस खतरे के बारे में लिखते रहे और वार्निंग्स दी। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर तक को लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और जून 1984 में अपना लास्ट आर्टिकल जनसत्ता नाम के नेशनल न्यूज़पेपर में लिखा।
एग्जैक्टली 6 महीने पहले उस रात से। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनके दोस्त तक ये कहने लग गए थे कि यार तू पागल हो गया है। और फिर आती है 2 दिसंबर 1984 की वो रात, जिस दिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा केसवनी ने प्रिडिक्ट किया था। उस रात 9 बजे फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज हुआ। नए वर्कर्स आए और अपने रूटीन वर्क को शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले आता था पाइप्स को पानी मार के साफ करना। बिल्कुल नॉर्मल सा काम था और डेली होता था। लेकिन उन पाइप्स में आज एक चीज मिसिंग थी, स्लिप ब्लाइंड, एक सेफ्टी डिवाइस जो कि एक पाइप से दूसरे पाइप और फिर टैंक्स में पानी जाने से रोकता था। और जैसे ही वर्कर्स ने पाइप साफ करने के लिए उसमें पानी डाला, वो पानी सीधा टैंक E610 में घुस गया, जहां 42 टन MIC स्टोर था। और MIC और पानी का रिएक्शन ऐसा है कि अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा और 11 बजते बजते वर्कर्स की आंखें जलने लगी। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर ने इस चीज को हल्के में लिया और बोला कि चलो देख लेंगे, अभी चाय वाय पी लेते हैं। और यहाँ अगर इन 3 सेफ्टी सिस्टम में से एक ने भी सही से काम किया होता तो शायद ये रात इतनी भयंकर नहीं होती। पहला, वेंट गैस स्क्रबर, जो कि गैस को केमिकल से न्यूट्रलाइज कर सकता था, उस रात बंद पड़ा था। दूसरा, फ्लेयर टावर, गैस को बाहर जाने से पहले ही जला सकता था। लेकिन इसमें एक पाइप का काम बाकी था जो कि सिर्फ 2 घंटे का काम था, लेकिन किसी ने नहीं करवाया और ये भी बंद पड़ा रहा। तीसरा, वाटर स्प्रिंकलर्स, ये चालू तो था लेकिन इसके पाइप्स इतने छोटे थे कि वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाया। 3 सिस्टम तीनों बंद। और तो और अलार्म, जो कि पूरे भोपाल शहर को इस सिचुएशन के बारे में वार्न कर सकता था, उसे भी बंद करा दिया गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे कि पैनिक मत फैलाओ। 12:30 वर्कर्स सुमन दे कंट्रोल रूम की तरफ आ गए। टैंक E610 का प्रेशर डेंजर जोन से ऊपर था। अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर का कंक्रीट फटने लगा और फिर एक सफेद जहरीली गैस चिमनी से होती हुई खुले आसमान में निकल गई और पूरे भोपाल शहर में फैलने लगी। रात के 12 से लेकर 3 बजे तक पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन चुका था। लोगों की आंखें जल रही थी, सांस लेने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुरी गले में घुसा रहा हो। कई लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन ये गैस दीवारों से रुकने वाली नहीं थी। जो लोग रजाई में मुंह ढक के सोए हुए थे उन्हें थोड़ा वक्त मिला, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही मिला। फैक्ट्री के बिल्कुल पास जयप्रकाश नगर था, जो कि एक स्लम है और वहीं से वर्कर्स इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे और वही लोग सबसे ज्यादा मारे गए। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर के बिल्कुल पास एक ऐसा केमिकल स्टोर है जो उन्हें एक रात में खत्म कर सकता है। और इंसान तो इंसान, उस रात 2000 से ज्यादा जानवर सड़कों पे गिरते चले गए, लेकिन इस पूरे क्योस के बीच एक आदमी था जो अपनी ड्यूटी पे खड़ा था, गुलाम दस्तगीर, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट। उनके लिए नॉर्मल सी रात थी। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आई और जैसे ही दस्तगीर बाहर निकले, अचानक से उनकी भी आंखें जलने लगी। उन्होंने अपने सीनियर HS भुर्वे को ढूंढने की कोशिश की और पाया कि भुर्वे जमीन पे पड़े हुए हैं और उनकी सांसें रुक चुकी हैं। कोई एक्सप्लोजन नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सफेद धुंध हवा में थी और एक लाश जमीन पे पड़ी हुई। लेकिन दस्तगीर डर के भागे नहीं, उन्होंने सिचुएशन को समझा और तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। ट्रेन को अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही भेजा, प्रोटोकॉल्स तोड़े और पूरी जिम्मेदारी खुद ली। और तो और उनके घर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, जहाँ उनकी बीवी और 4 बच्चे थे। लेकिन उन्होंने स्टेशन नहीं छोड़ा, प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भागते रहे, लोगों को बचाते रहे। रात के 1:30 बजे हमीदिया हॉस्पिटल में पहला पेशेंट आया और बोला कि मेरी आंखें जल रही हैं। और देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट के अंदर हजारों लोग हॉस्पिटल के अंदर थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि आखिर ये गैस है कौन सी और ट्रीटमेंट क्या देना है। कितने लोगों को तो उन्होंने सिर्फ गीला बैंडेज आंखों पर रखने को बोला, क्योंकि पहले जो 1-2 लोग आए थे उन्होंने बोला था कि मेरी आंखें जल रही हैं। तो शुरू में डॉक्टर्स ने आई ड्रॉप्स डाले और गीला कपड़ा आंखों में रखने को बोला, क्योंकि उन्हें लगा कुछ नॉर्मल सा इन्फेक्शन होगा। लेकिन जब हजारों लोग आने लगे तो डॉक्टर्स को रियलाइज हो गया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। SP स्वराजपुरी ने फैक्ट्री में कॉल किया। पहले 2 कॉल्स पे बोला गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तीसरे कॉल पे जवाब आया, वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। कुछ डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन देना शुरू किया, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। ऑक्सीजन इस गैस के साथ रिएक्ट करती थी और उन पेशेंट्स का हाल और बुरा हो गया जिन्हें ऑक्सीजन दिया गया था। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 3000 लोग पहले 24 घंटे में मारे गए थे, लेकिन डॉक्टर्स, लोकल्स और NGO सब कहते हैं कि असल नंबर 15,000 से 20,000 तक का था। जी हाँ, 20,000 लोग सिर्फ 24 घंटे में मारे जाते हैं। और जो जिंदा बचे उनके लिए जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुई। बर्थ डिफेक्ट्स, लंग डिजीज, ब्लाइंडनेस, ये सब सिर्फ एक रात की लेगेसी बन गई। भोपाल मेडिकल अपील की रिपोर्ट्स कहते हैं कि आज भी 1,20,000 से ज्यादा लोग सीरियस मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं और अफेक्टेड एरियाज में आज भी बच्चे डिसेबल्ड पैदा होते हैं। आज 40 साल बाद भी वहाँ लड़कियों की शादी सिर्फ ये बोल के तोड़ दी जाती है कि इसे मत रखो, ये गैस पी के आई है। इस हादसे के बाद सबका एक ही सवाल था कि आखिर इस कंपनी का चेयरमैन कौन है। इस कंपनी का चेयरमैन था वॉरेन एंडरसन। 7 दिसंबर 1984, हादसे के सिर्फ 4 दिन बाद एंडरसन खुद भोपाल आया था।
बाद में उसने एक इंटरव्यू में खुद एडमिट किया कि वो लॉसूट हेड ऑफ करने आया था, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और पीड़ित लोगों से मिलने। लोकल पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, चार्जेस क्यूपेबल होमिसाइड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा गया बल्कि उसकी कंपनी के गेस्ट हाउस में रखा गया और फिर सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर उसे बेल भी मिल जाती है। एसपी स्वराजपुरी, वो एसपी जिन्होंने उस रात फैक्ट्री में कॉल किया था, उन्होंने बाद में एक इंक्वायरी पैनल को बताया कि वी अरेस्टेड हिम ऑन रिटन ऑर्डर्स एंड रिलीज्ड हिम ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन। कोई लिखा हुआ ऑर्डर नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, सिर्फ एक वर्बल इंस्ट्रक्शन और एंडरसन फ्री। एमपी के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या ग्रेन ऑफ सैंड इन आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा कि उन्हें होम सेक्रेटरी का फोन आया, जो कि होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव कॉर्डर्स पे बोल रहे थे कि एंडरसन को जाने दो। और यही नहीं, उसे ऑफिशियल गवर्नमेंट कार में एयरपोर्ट छोड़ा गया, फिर स्पेशल प्लेन लेके वो दिल्ली गया और दिल्ली से सीधा अमेरिका, और उसके बाद वो कभी लौट के वापस नहीं आया। कोर्ट ने कई सारे समन्स भेजे लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। 1982 में कोर्ट ने उसे फ्यूगिटिव डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ने अमेरिका से कई बार एक्स्ट्राडिशन मांगा लेकिन अमेरिका ने हर बार रिफ्यूज कर दिया। उस समय इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट हुए और एक नारा जो कि बहुत गूंजता था कि यू वांट ओसामा गिव अस एंडरसन। वॉरेन एंडरसन 2014 में 92 इयर्स की उम्र में मारा जाता है फ्लोरिडा के एक नर्सिंग होम में। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहते हैं कि उसके 3 घर थे, वेरू बीच, ग्रीनविच और हैम्पटन्स। यहाँ हजारों लोग मारे गए, कितने घर उजड़ गए और वो हैम्पटन्स में आराम से सो रहा था। 1989 में जाके कोर्ट सेटल हुआ। यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन दिए। सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन इसको 5 लाख से ज्यादा लोगों में बांटना था। और पता है एक आदमी के खाते में कितने रुपए आए? 12,400 रुपए। एक इंसान की जिंदगी, उसकी आंखें, उसके फेफड़े और उसके बच्चों की भविष्य की कीमत सिर्फ 12,400 रुपए। और रही बात जस्टिस की, कभी प्रॉपरली नहीं मिला। 26 साल बाद 2010 में जाके 7 इंडियन वर्कर्स को कोर्ट ने गिल्टी पाया लेकिन बिना देरी के उन्हें भी बेल मिल गई और इस पूरे केस में कोई जेल नहीं गया। आज 40 साल बाद भी भोपाल के लोग कंटेमिनेटेड पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जहरीले केमिकल्स आज भी जमीन के अंदर है। यूनियन कार्बाइड बाद में जाकर डो नाम की एक केमिकल कंपनी में मर्ज हो गई। डो कहती है कि क्लीनअप उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट केसेस आज भी चल रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और गुलाम दस्तगीर, जिन्होंने उस रात अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों की जानें बचाई थी, उनकी जिंदगी के आखिरी 19 साल हॉस्पिटल में गुजरे। 2003 में वो भी नहीं गए। और राजकुमार केशवनी, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने सब कुछ पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, वो 2021 में कोविड से मारे जाते हैं। और 1985 में जब उन्हें एक अवार्ड दिया गया तो उन्होंने बोला कि मैं शायद पहला जर्नलिस्ट हूँ जो इतने बड़े जर्नलिस्टिक फेलियर के लिए अवार्ड ले रहा हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था, कंपनी का, गवर्नमेंट का और उन सब का जिन्होंने सुना और चुप रहे। और सोचो, अगर उस रात सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए होते तो शायद आज भोपाल का नाम सिटी ऑफ लेक्स के लिए ज्यादा जाना जाता, ना कि दुनिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर के लिए। भोपाल की वो रात इतनी टेरिफाइंग थी कि आज भी उसका जिक्र होते ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम कभी कॉर्पोरेट ग्रिड से बच पाएंगे या फिर ऐसे डिजास्टर हिस्ट्री के नए चैप्टर्स लिखते रहेंगे? आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।